नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में आज हम लोग पंच परगनिया व्याकरण से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका परीक्षा जल्द ही होगा, आप अपना तैयारी टाइट रखिए। परीक्षा कभी भी हो सकती है। अगर आपका तैयारी रहेगा तो आपको अपने मन में भय या फिर शंका नहीं होगा। तो जिस प्रकार से आप तैयारी कर रहे थे उसी प्रकार अपना तैयारी को जारी रखें। हो सकता है इलेक्शन के बाद आपको डेट देखने को मिल जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। आज का ये वीडियो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्याकरण से जितने भी और जिस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन सारे ही प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आज के इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, पंच परगनिया वर्णमाला माने कोयटा वर्ण है। पंच परगनिया वर्णमाला में कितना वर्ण है? 42टा, 52टा, 60टा या फिर 30टा? तो याद रखेंगे पंच परगनिया वर्णमाला में कितने वर्ण है? टोटल 42 वर्ण आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन को 42। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पंच परगनिया माने राव वर्ण जिसे स्वर वर्ण कहा जाता है, कोयटा आहे। पंच परगनिया में राव वर्ण कितना है ये आपको बताना है। 10टा, 12टा, 15टा या फिर छोटा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को 10टा। ठीक है, यहीं पे याद रखेंगे करमचंद आहिर के अनुसार टोटल 10 होता है, जबकि चंद्रमोहन और परमानंद महतो के अनुसार रावण 8 होता है। तो अगर आपका ऑप्शन में 8 रहता तो वो भी करेक्ट हो जाता। इसीलिए तीनों ही व्याकरण को लेकर के चलना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था, पंच परगनिया में आपको 3 व्याकरण 3 राइटर का पढ़ना है, डॉक्टर करमचंद आहिर का, चंद्रमोहन और परमानंद महतो। इन तीनों ही व्याकरण को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इन तीनों ही के व्याकरण से आपके परीक्षा में प्रश्न रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पंच परगनिया माने भोजान वर्ण जिसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है, कोयटा है। पंच परगनिया में भोजान वर्ण कितना होता है? 30, 32, 42 या फिर 28? तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को 32। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को 32। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर करमचंद माफ कीजिएगा डॉक्टर चंद्रमोहन महतो के अनुसारे राव वर्ण कोयटा आहे। चंद्रमोहन महतो के अनुसार राव वर्ण कितना है? देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनता है, इसीलिए तीनों ही राइटर का व्याकरण को पढ़ना आवश्यक है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है चंद्रमोहन महतो के अनुसार राव वर्ण अर्थात कि स्वर वर्ण कितना होता है? 8, 12, 15 या फिर 10? तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर अभी मैंने डिस्कस किया। चंद्रमोहन महतो और परमानंद महतो के अनुसार कितने राव वर्ण होते हैं? 8 राव वर्ण होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को 8। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन महतो के अनुसार भोजान वर्ण कोयटा है। चंद्रमोहन महतो के अनुसार भोजान वर्ण अर्थात कि व्यंजन वर्ण कितना होता है? 28, 31, 40 या फिर 36? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 खो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि करमचंद आहिर के अनुसार कितने व्यंजन वर्ण होते हैं? 32 व्यंजन वर्ण होते हैं। तो उसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राव वर्ण कोई रकम कर आहे। राव वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 5 या फिर 4? तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के होते हैं राव वर्ण, एक ह्रस्व एक दीर्घ, इस प्रकार का राव वर्ण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हेटेदेल बोरन माने कोनटा हुलुक बोरन अर्थात कि ह्रस्व स्वर ना लगे? ओ, ई, उ या फिर ए? नीचे जो भी ऑप्शन दिया गया है उसमें से आपको बताना है कि हुलुक वर्ण कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को, ये हुलुक वर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हेटेदेल बोरन माने कोनटा दामलो बोरन जिसे दीर्घ स्वर कहा जाता है वो नहीं है? ओ माफ कीजिएगा आ, उ, ए और उ? तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को उ जो है ये दीर्घ स्वर जिसे दामलो वर्ण कहा जाता है ये नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे कुछ कहना था कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे वीडियोज़ को देखते हैं परंतु वे लाइक नहीं करते हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं और आपको अच्छा लगता है और इसी प्रकार आप झारखंड से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं।
पंचपर्गनिया माने ध्वनि टाके का कोयला। पंचपर्गना में ध्वनि किसे कहा जाता है? शब्दों, बोरोन, आखोर या फिर नाम। तो ये हिंदी में जिसे ध्वनि कहा जाता है पंचपर्गनिया में से शब्दों कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को शब्दों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्टर करमचंद महतो के अनुसार संज्ञा केर कोयटा भेदा है। बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत अधिक रिपीटेड वाला क्वेश्चन है। तो डॉक्टर करमचंद, माफ कीजिएगा, डॉक्टर चंद्रमोहन महतो के अनुसार संज्ञा केर कोयटा भेदा है। 2टा, 5टा, 3टा या फिर 4टा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे 2टा। चंद्रमोहन महतो के अनुसार कितना भेद है? नाम के अर्थात की संज्ञा के 2 भेद होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को। परमाणु महतो के अनुसार 3 होता है और करमचंद आहिर के अनुसार 5 होता है। इसे भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, डॉक्टर करमचंद आहिर के अनुसार संज्ञा केर कोयटा भेदा है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया चंद्रमोहन महतो करमचंद आहिर के अनुसार 5 भेद होता है। तो इसे याद रखेंगे, ऑप्शन खो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5टा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर करमचंद आहिर के अनुसार लिंग और कोयटा भेदा है। डॉक्टर करमचंद आहिर के अनुसार पंचपर्गनिया में लिंग के कितने भेद होते हैं? 3टा, 2टा, 4टा या फिर 5टा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4टा। लिंग के कितने भेद हैं? 4 भेद है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो 4टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, डॉक्टर चंद्रमोहन महतो के अनुसार लिंग के कोयटा भेदा है। डॉक्टर चंद्रमोहन महतो के अनुसार लिंग के कितने भेद हैं? 2टा, 3टा, 4टा या फिर 5टा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर चंद्रमोहन महतो के अनुसार लिंग के 2 भेद हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को हो जाएगा 2टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पंचपर्गनिया माने लेखा जिसे वचन कहा जाता है कोयटा होइला। पंचपर्गनिया में लेखा कितने प्रकार के होते हैं? 2टा, 3टा, 4टा या फिर 5टा। तो याद रखेंगे पंचपर्गनिया में लेखा 2 प्रकार के होते हैं, एक लेखा और सोंगी लेखा, जिसे हिंदी में एक वचन और बहुवचन कहा जाता है। उसी प्रकार पंचपर्गनिया में 2 भेद होते हैं, एक लेखा और बहुलेखा। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को हो जाएगा 2टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचपर्गनिया माने एक लेखा जिसे एक वचन कहा जाता है। मोनायकते हैं शब्दों केर बादे का लागेला। एक वचन बनाने के लिए शब्द के पीछे हम लोग क्या लगाते हैं? गिला लगाते हैं, सोब लगाते हैं, टा लगाते हैं या फिर गुला लगाते हैं। तो इससे पहले जो लेखा का वीडियो मैंने करवाया था उसमें एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन बनाने के सारे ही नियमों को मैंने बताया था। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखिएगा, बहुत अधिक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो एक टा। अगर शब्द के पीछे हम लोग टा लगाते हैं तो वो एक वचन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पंचपर्गनिया माने सोंगी लेखा बनाएकते हैं शब्दों के बादे का लगेला। सोंगी लेखा जिसे बहुवचन कहा जाता है उसे बनाने के लिए अर्थात कि एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए शब्द के पीछे में क्या लगाया जाता है? गिला, सोब, मौन या फिर तीनों सो ही। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को तीनों सोब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, पंचपर्गनिया माने सर्वनाम के का कोहिला। पंचपर्गनिया में सर्वनाम को क्या कहा जाता है? आवजी, गुणोक, सरान या फिर सारिन। तो पंचपर्गनिया में सर्वनाम को कहा जाता है आवजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को। पंचपर्गनिया में हिंदी के व्याकरण के जितने भी शब्द हैं उन सारे शब्दों के पंचपर्गनिया नाम को याद रखना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन या फिर काल, इन सब का पंचपर्गनिया में नाम आपको याद रखना बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि इनसे भी प्रश्न बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पंचपर्गनिया माने आवजी सर्वनाम कोई रकम कर आहे। पंचपर्गनिया में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3, 5, 6 या फिर 8। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन गो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 रकम में होता है 6, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, पुरुषवाचक सर्वनाम कौनटा ना लगे? मोय, हमरे, रावरे या फिर इटा। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इटा जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, ऑप्शन को। किसी विशेष व्यक्ति या फिर वस्तु का जिसमें बोध होता है उसको हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इटा जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, इसे आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम कौनटा ना लगे। नीचे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से भी आपको बताना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है, तोय, ऊ, तोहरे या फिर के। तो 20 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन को, के जो होगा ये पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को के। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकेतवाचक सर्वनाम कौनटा ना लगे। संकेतवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है, ईटा, केसोन, इगला या फिर उमोन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को केसोन। ठीक है, केसोन किस प्रकार का ये क्वेश्चन पूछने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पूछा गया है संकेतवाचक सर्वनाम। तो ईटा, इगला, उमोन ये सारे ही संकेतवाचक सर्वनाम है, क्योंकि किसी की ओर ये संकेत करता है, किसी व्यक्ति या फिर वस्तु की ओर। परंतु केसोन जो है ये प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो, केसोन जो है ये संकेतवाचक सर्वनाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है प्रश्नवाचक सर्वनाम कौनटा ना लगे। केसोन, के गिला, कौनटा या फिर उटा, कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो उटा जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, जबकि अन्य ऑप्शन को देखते हैं, केसोन, के गिला, कौनटा, इन तीनों ही शब्दों का उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो तीनों ही शब्दों को हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कह सकते हैं, प्रश्नवाचक अवजी कह सकते हैं। परंतु उटा जो है ये शब्द जो है ये प्रश्न पूछने के लिए उपयोग नहीं होता है, ये प्रश्नवाचक अवजी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को उटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 निश्चयवाचक सर्वनाम कौनटा ना लगे। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है, केड, सेटा, उटा या फिर जेगिला। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन को, ये जो है केव, ये केव जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को केव। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौनटा ना लगे, केव, कोनो, के या फिर हामरे। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को, ये हामरे जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम अर्थात कि किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराता है। इन तीनों ही ऑप्शन को देख के आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है। केव अर्थात कि हम लोग नहीं जानते हैं कौन, कोनो अर्थात कि क्या चीज़ है वो नहीं जानते हैं, के इसमें भी क्या है वो भी हम नहीं जानते हैं। तो तीनों ही शब्दों से अनिश्चितता का पता चलता है, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि ये तीनों ही शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जबकि ये हामरे जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पंचपर्गण्या माने विशेषण को का नाम है के। पंचपर्गण्या में विशेषण को क्या कहा जाता है, गुणोक, अवजी, नाम या फिर सारान। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे। जो विशेषण होता है इसे गुणोक कहा जाता है, जो कि संज्ञा या फिर सर्वनाम का विशेषता बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को हो जाएगा गुणोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचपर्गण्या माने गुणोक अर्थात कि विशेषण कोई रोकम के होए। पंचपर्गण्या में विशेषण के कितने भेद होते हैं, गुणक के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को 4 भेद होते हैं। ठीक है, जबकि हिंदी में देखे होंगे आपको या तो 6 या फिर 8 भेद मिलते हैं, परंतु पंचपर्गण्या में याद रखेंगे गुणक के 4 भेद हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 गुणक विशेषण कौनटा ना लगे। गुणक विशेषण कौन सा नहीं है, बेस, ढांगा, द्विगुना या फिर पाकोल। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे। जो द्विगुना है ये संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को। जबकि तीनों ही ऑप्शन को अगर देखते हैं, बेस, ढांगा, पाकोल, ये गुणवाचक विशेषण है, संज्ञा या सर्वनाम के गुण का जो बोध है वो कराता है, इसीलिए इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। परंतु ये जो द्विगुना है ये संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को द्विगुना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 संख्यावाचक विशेषण कौनटा ना लगे। संख्यावाचक विशेषण कौन सा नहीं है, चारटा, छोटा, नावा या फिर तीनटा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को नावा। ये नावा जो है ये संख्यावाचक विशेषण नहीं है, क्योंकि इसमें संख्या का बोध नहीं होता है। नावा अर्थात कि नया, तो नया से किसी भी प्रकार का संख्या का बोध नहीं होता है, तो ये संख्यावाचक विशेषण नहीं है। जबकि 4, 6, 3 ये तीनों ही संख्या का बोध कराता है, तो ये तीनों ही संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है पंचपर्गण्या माने कारक
कोर आरो का नाम है। पंच परगनिया में कारक को और किस नाम से जाना जाता है? सारीन, सारान, गुणक या फिर आवजी। तो कारक का चैप्टर भी मैंने करवा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर के पंच परगनिया व्याकरण का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को सारीन। ठीक है, कारक को क्या कहा जाता है? कारक को पंच परगनिया में सारीन कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है और आज के इस वीडियो का यह आखिरी क्वेश्चन होगा। पंच परगना माने सारीन अर्थात कि कारक कोयटा आहे, अर्थात कि कारक के कितने भेद हैं? 5टा, 7टा, 8टा या फिर 9टा। बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर आप याद रखेंगे, ऑप्शन गो हो जाएगा 8ठो। सारीन के कितने भेद हैं? 8ठो भेद हैं। ठीक है, तो इन सारे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप बहुत ही अधिक और बहुत अच्छे ढंग से देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो आप इसे बार बार देख सकते हैं और सारे ही प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में बनेंगे। अगर आपको लगता है कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए तो आप इसे लाइक कर दें। आप अगर अधिक से अधिक लाइक करते हैं तो मुझे पता चलता है कि इस प्रकार के वीडियोस में और बनाऊं या फिर ना बनाऊं। आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर झारखंड से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल बाउंड टू एडुकेशन को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे झारखंड से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की आपको वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जो भी न्यू वीडियोस इस चैनल में अपलोड होंगे और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे, उसका नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग जल्द मिलेंगे।